नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन के सेशन में हम लोग जेईई मेन में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो किस कॉन्सेप्ट पे बार-बार रिपीट हो रहे हैं, उन सबको एक-एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस पे हमने ऑलरेडी 2 सेशन डिस्कस कर लिया है और सारे क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट बार-बार रिपीट हो रहे हैं। आज के सेशन में देखना जिन्होंने वो दोनों सेशन अटेंड किया होगा, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिपीट होंगे, बस केवल डेटा ही चेंज होगा। एक बार अगर आपने एग्जाम के प्रोसेस को समझ गया, एग्जाम में क्या होता है देखो, कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है, बुक में 15 से 20 कॉन्सेप्ट ही हैं और उसी कॉन्सेप्ट पे जेईई हो या नीट हो इतने सालों से एग्जाम ले रहा है। क्या आपको लगता है कोई कॉन्सेप्ट छूटा होगा? कुछ नहीं छूटा है। आप पीवाईक्यू को 4 से 5 बार लगा के उसको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट ईयर फिर उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे और आपकी एक अच्छी रैंक आ जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक जनरल रिक्वेस्ट है, जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले पे आए, आप क्या करेंगे? सबसे पहले वीडियो को पॉज करना और उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। ऐसा फील करना कि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और तब तक सॉल्व करना जब तक चारों ऑप्शन में से कोई एक मैच ना हो जाए। उसके बाद मैं सॉल्यूशंस करा ही रहा हूँ, देखिए कि आपका अप्रोच क्या है, मैं कैसे करा रहा हूँ और क्या-क्या गलतियाँ हुई हैं उसको आप दूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए तो आपसे कोई भी गलती ना हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा डिस्प्ले पे आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और शुरू हो जाइए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। देखो यार, ये कितना इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? अ सिलिंड्रिकल वायर ऑफ मास 0.4 प्लस माइनस 0.01 ग्राम एज लेंथ। ये क्या है पता है ना? ये हमारा मास की वैल्यू है जो हम मेजर कर रहे हैं, और ये क्या है जो प्लस माइनस करके दिया है, उस एरर है। अभी मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेंथ क्या है? 8 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 प्लस माइनस 0.03 mm। द मैक्सिमम एरर इन इट्स डेंसिटी विल बी, परसेंटेज में पूछा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि जो हमारी डेंसिटी में एरर आएगी, एरर को हम कैसे लिखते हैं? कितना एरर आया और ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी थी इनटू 100। परसेंटेज में पूछा है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो चलो हम एक-एक करके पहले डेटा लिखते हैं, दिया क्या है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा मास है वो कितना दिया हुआ है? 0.4 प्लस माइनस 0.01 ग्राम, है कि नहीं? अब यार ये जो एरर है, आप इसका मतलब समझे क्या होता है? चलो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, जब मास को हम मेजर करते हैं किसी भी वर्नियर गेज जिससे भी आप मेजर करोगे, ये इसका एक लाइन आता है जहां पे हम इसको मेजर करने आया है हमारा 0.4 ग्राम। ठीक। अब जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको हम मेजर कर रहे हैं उसमें कुछ त्रुटि होती है, डेविएशन। वो इंस्ट्रूमेंट हमारा इतना ऊपर जा सकता है, जो हमारा देखो ऊपर को प्लस से लिखा गया है, कितना 0 पॉइंट, ये प्लस माइनस दोनों को मिला के 0.01, और यहाँ पे जो नीचे आता है तो हम माइनस में लिखते हैं। जो इसके बीच की गैप आई है, इसी को हम एरर में बोलते हैं कि या तो ये प्लस 0.01 ऊपर जाएगा या इतना नीचे आएगा। बोलो एरर का मतलब आपने समझा कि नहीं? ये जो है, ये क्या है हमारा? डेल्टा एम, जो इसको मापने में एरर हुई है। तो समझ में आया कि नहीं क्या यहाँ पे हमें दिया हुआ है? तो सब लिख लेते हैं, फिर इसको लिखेंगे। अगला क्या है? लेंथ। लेंथ हमारी कितनी है? 8 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। ठीक। और अगला हमें क्या दिया हुआ है? रेडियस। रेडियस हमको कितना दिया हुआ है? रेडियस हमको दिया हुआ है 6 प्लस माइनस 0.03 mm। देखो, यहाँ पे यार यूनिट एक सेंटीमीटर में है और एक एमएम में है। मानो यहाँ पे तो एरर लिखना है, इन दोनों का रेशियो लेना है तो कैंसिल हो जाएगी। अगर सपोज कभी एरर ना दिया रहे और एग्जामिनर ऐसे बार बार वो करता है, और बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूनिट का विशेष ध्यान रखना। तो हमारा क्या दिया हुआ है? एम, और ये क्या है? इसकी एरर डेल्टा एम। इसी तरह ये क्या है? लेंथ, और इसको मेजर करने में जो त्रुटि आई है कितना, इसको लिखना है डेल्टा एल से। ठीक। ये जो है हमारा रेडियस है आर, और इसको त्रुटि जो आई है डेल्टा आर। अब देखो यार, हमसे क्या पूछ रहा है? डेंसिटी को मेजर करने में कितना एरर आएगा।
रो इक्वल टू हमारा क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यही होता है ना। मास तो यही रहेगा एम, है कि नहीं। वॉल्यूम को हम देखो रेडियस और लेंथ के टर्म में हमारा डेटा दिया हुआ है, तो वॉल्यूम को हमें उसके टर्म में कंसीडर करना होगा। सिलेंडर ऐसे ही होता है ना, याद है कि भूल गए ज्योमेट्री। ये होता है हमारा सिलेंडर, है कि नहीं। जो इसकी हाइट है इसको हम नाम देते हैं लेंथ एल, और जो इसकी रेडियस है इसकी रेडियस होती है आर। वॉल्यूम इसका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एल। मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि त्रुटि कैसे लिखते हैं। त्रुटि हम कैसे लिखते हैं, जो हमारा वेरिएबल है जिस पे डिपेंड कर रहा है, देखो पाई तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा मास लेंथ और रेडियस। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन प्रूफ के समय करवाए थे, डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू, त्रुटि लिख रहे हैं, मास में मास की पावर कितना है 1, उसको बाहर ला दो, डेल्टा एम बाई एम लिख दो, इसका काम हो गया। इसी तरह आप देखो आर स्क्वायर बाई एल, आर के पावर कितना है 2, 2 को यहाँ बगल में लिख देने का, जो पावर रहे, और जो उसमें त्रुटि आ रही डेल्टा आर बाई आर। इसी तरह इधर लेंथ में कितना आ रहा है, लेंथ में हमारा है डेल्टा एल, इसके पावर 1 ही है तो ये आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल। देखो सारा डेटा दिया हुआ है, एम डेल्टा एम, एल डेल्टा एल, आर डेटा आर, है कि नहीं। अब बस आपको वैल्यू पुट करना और आंसर निकल के आ जाएगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तरीके से कोई भी फार्मूला लगा के अगर क्वेश्चन कभी फ्यूचर में पूछेगा, आप कर लोगे कि नहीं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लगाना, और इसमें कुछ भी नहीं है। हमारा है 2 इंटू जीरो, रेडियस है ना 0.03 डिवाइडेड बाई 6 प्लस, देखो यार कैलकुलेशन आप एकदम स्पीड में फास्ट करना है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कैलकुलेशन वीक है, इसलिए एक एक स्टेप मैं यहाँ करता हूँ ताकि आसानी से सबको समझ में आ जाए। एक दो बार आप करोगे ना, सारी चीजें आपको क्लियर होने लगी, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं फास्ट रहेगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगेगा। और पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें टाइम लिमिटेड है। अब देखो हमारा डेल्टा रो बाय रो आया है, हमसे परसेंटेज में पूछा है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो इस साइड हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4%। जो हमारा इसके डेंसिटी में एरर आया है, कितना निकल के आया है, 4%। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्या आप कर लोगे कि नहीं। एकदम आराम से, इसमें कुछ करने का नहीं है, जैसा डेटा दिया रहे वैसा आराम से करते जाइए, सारी चीजें आपसे हो जाएगी। कभी कभी क्या होगा ना, डेंसिटी पूछेगा, एक्चुअल डेंसिटी बताइए इस टर्म में, उसको मैं एडिशनल यहाँ बता देता हूँ। अगर डेंसिटी पूछे ना, अभी देखो यहाँ एरर पूछा है, अगर एरर ने पूछ के बोलता कि डेंसिटी को हम इतना होगा, तो डेंसिटी आएगी रो प्लस माइनस डेल्टा रो करके आएगी। जब एरर पूछेगा केवल डेल्टा रो बाय रो करना, और जब एक्चुअल डेंसिटी पूछेगा तो ए आएगा। रो इक्वल टू सारा डेटा हमें रहेगा एम बाई भी करके वॉल्यूम निकाल लेना, ये डेटा दिया हुआ है। ऐसे करना, गलती ना हो देख लेना कि क्या वो पूछ रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखना, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। आपको याद होगा, अगर आपने पिछला सेशन अटेंड किया होगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चन किए थे, बस वहां पे वैल्यू अलग अलग थी लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट सेम था। दोनों तरफ हम डायमेंशंस लिखते थे, ए एम ए एल टी जो भी वेरिएबल थे कंपेयर कराते थे लेफ्ट राइट को, और वहां से अननोन वैल्यू निकालते थे, करते थे कि नहीं, बिल्कुल वही यहाँ पे है। चलो इसको हम रेट करते हैं। देखो कह क्या रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, लाइट की वेलोसिटी को सी से दिखाया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जी से दिखाया है, सारे का देखो नाम लिख दिया है, प्लैंक कांस्टेंट एच से दिखाया है। मैंने आपको बोला था प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन जी, ये सब की आप डायमेंशनल फार्मूला याद करके रखना, क्योंकि इसको प्रूव करोगे ना तो आपके 30 सेकंड बेफालतू जाएंगे, और ये सब बार बार रिपीट होते हैं। नहीं भी याद रहेगा आप कर सकते हो, इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर से आपका जी का आ जाएगा, ऐसे ही एच का सी लैम्डा का वो निकाल लोगे। आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, ये तीनों हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। याद है ना फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी क्या होती है। अगर आपने मेरा यूनिट एंड डायमेंशन का सेशन नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में बना हुआ है वीडियो, एक बार जाके देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। द डायमेंशन ऑफ इन द न्यू सिस्टम इज, जो हमारा एक नया सिस्टम बन रहा है मास का, वो
पे क्या डिपेंड करेगा वही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है? चलो इसको हम प्रूव करते हैं। देखो हमारा जो बोल रहा है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जैसा बोले लिख लेने का। कवन किस पे डिपेंड कर रहा है? मास डिपेंड कर रहा है किस पे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, प्लैंक कांस्टेंट एच और हमारा लाइट है सी। अब जब हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो एक हमारा कांस्टेंट आएगा के जी एच, है कि नहीं? जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट और सी है स्पीड ऑफ लाइट। अब जो हमारी चीजें अननोन है, देखो के तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशंस नहीं होता। जो ये अननोन है इसके पावर हम मान लेते हैं कितना? डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे अब लिखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला हम मास का लिखते हैं इक्वल टू, अब हमें लिखना है डायमेंशनल फार्मूला जी के। लेकिन हमको पावर पता नहीं है कि पावर क्या होगा। जब भी अननोन है ऐसे मान लेने का एक्स वाई ए बी, जो आपकी मर्जी करे कुछ भी मान लेने का। एच इसके पावर मान लेते हैं वाई। देखो के का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो डायमेंशन लेस है, वो कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं, लेफ्ट राइट बराबर हो, इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। टी की पावर कितना डाल देते हैं? जेड। अब क्या अगला स्टेप करते थे? अगला स्टेप ये जिस पे डिपेंड कर रहा है इंडिविजुअल सबका हम डायमेंशन लिखते हैं। चलो हम सबका डायमेंशन लिखना शुरू करते हैं। बोलो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन याद है कि भूल गए? नहीं याद है, मैं लिख रहा हूँ, फिर से रिवाइज कर दो। एम की पावर -1 एल क्यूब टी की पावर -2। ये सब यार याद रखना जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेसिक बेसिक ना, क्योंकि आप देखोगे बार बार इस पे रिपीट होते हैं। एक बार तो जेई एडवांस में डायरेक्ट एप्सिलॉन का डायमेंशन पूछ लिया था, अगर आपको याद होगा विद इन 3 सेकंड में आप टिक करके आगे चले जाओगे और आपका टाइम सेव हो जाएगा। एग्जाम में देखो जितना टाइम सेव करोगे छोटी छोटी चीजों में, उतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि टाइम वहां पे लिमिटेड होता है। ये होता था हमारा दूसरा स्टेप कि सबका इंडिविजुअल डायमेंशन लिखने का। फिर इस डायमेंशंस को हम अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें तो इक्वेशन 1 में पुट करते थे कि नहीं? तो चलो इसको हम पुट करते हैं, एक नई स्लाइड दे देते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एम, जी की वैल्यू पुट करें। जी की वैल्यू हमारे कितनी आई है? एम के पावर -1 एल क्यूब और टी के पावर कितना है? -2। इसके पावर कितना है हमारा? एक्स, है कि नहीं? सबकी वैल्यू बस जो वहां पे लिखा है, देखो एक एक स्टेप पकड़ के चलिए यार। देखो लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं फिजिक्स बहुत टफ होती, सबसे इजी फिजिक्स होती है। आपको कुछ नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है, उसको अप्लाई करते जाइए, होता जाए। बोलो ये फिजिक्स है, कुछ नहीं, केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। क्या था? जिस पे डिपेंड कर रही हो उसको लिखो, पावर दो, सबको यहाँ अरेंज करो और अननोन वैल्यू निकालो, आपका डायमेंशन हो गया। अब तो पूरा मैथ है और कुछ नहीं है। अब चलो सबको हम यहाँ पे अरेंज करते हैं। इधर मैं क्या लिख सकता हूँ? अब देखो m के पावर 1 है तो इसके 1 दे देते हैं। l के पावर कुछ नहीं, इधर एल टी है तो हम इधर भी डाल देते हैं। l के पावर 0, t के पावर 0। किसी भी वैल्यू की पावर आप 0 दोगे तो उसकी क्या होती है? वैल्यू 1 होती है, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब चलो यार यहाँ देखो एम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ नहीं है। तो हमारा क्या होता था कॉन्सेप्ट? अगर बेस सेम है तो पावर को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो चलो यहाँ पे m के पावर कितना आ जाएगा? -1 इंटू एक्स, ये आएगा -x, और ये कितना आएगा? m की पावर यहाँ है +y। तो याद है ना, ये तो क्लास 6-7 की मैथमेटिक्स है। अब चलो l के पावर लिखते हैं। देखो l के पावर यहाँ कितना आएगा? 3x, है कि नहीं? l के पावर 3x। अब यहाँ पे l +2y, यहाँ पे l के पावर कितना है? +z। जो जैसा बस वही पे वैसा हम लिखते जा रहे हैं। अगला है t, t की पावर देखो यहाँ पे कितना है? -2x, यहाँ पे कितना है? -y, और यहाँ पे कितना है? -z। बोलो समझ में आया कि नहीं? देखो हमारा एम एल टी इधर भी है राइट साइड, और एम एल टी हमारा लेफ्ट साइड भी है। तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट और राइट को एक एक टर्म को कंपेयर करेंगे। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया। देखो कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन आते हैं, इसमें टाइम देके डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा मेन मोटो है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। तो सबसे पहले हम एम को कंपेयर करते हैं दोनों साइड। तो जब m को कंपेयर करोगे, इधर क्या आएगा? m के पावर 1, और इधर क्या है? -x + y। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह हम l को कंपेयर करते हैं। l को कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 0, राइट हैंड साइड 3x + 2y + z। इसको हम क्या बोल देते हैं? इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह हम t को कंपेयर करते हैं। जब हम t को कंपेयर करेंगे तो हमारा इधर क्या आएगा? 0 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या आएगा? -2x -y -z।
ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब आपको बस इन्हीं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3 अननोन है एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू जो आएगी हम उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। चलो मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले देखो 3 टर्म है, इसको हम किसी तरह 2 में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करूं तो हमारा इक्वेशन छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलो फटाफट करते हैं ऐड। ये तो यार एकदम 6 7 की मैथमेटिक्स है। 2 प्लस 3। अब देखो जब 2 और 3 को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? यहाँ देखो जेड जेड से कट जाएगा, 3x माइनस 2x, x आएगा, 2y में से एक y घट जाएगा। तो हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी, यही निकल के आएगी ना, x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को देखो, देखो यहाँ माइनस एक्स है, वहां प्लस एक्स है, तो हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो ये सब माइंड फटाफट चलना चाहिए, और ये कब चलेगा? जब आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कि प्रैक्टिस से ही सारी चीजें पॉसिबल हैं। देखो जब आप फोर्थ और वन को ऐड करोगे, माइनस एक्स प्लस एक्स, वो तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2y इक्वल टू कितना है, इधर आ जाएगा -1, यही आएगा ना। देखो 2y इक्वल टू, सॉरी 2y इक्वल टू है हमारा +1। तो यहाँ तक अगर कुछ भी आपको डाउट हो, हमें y की वैल्यू चाहिए, y इक्वल टू हमारा आ गया 1/2। एक अननोन हमारा मिला, अब तो दूसरा भी आसानी से मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट y इन इक्वेशन 2, या नहीं, इन इक्वेशन 4 या 1 किसी में भी रख दो। चलो मैं 4 में रख देता हूँ। जब 4 में रखूंगा तो देखो x इक्वल टू माइनस वाई, तो जो हमारा x की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, -2। देखो हमारा x और y आ गया है। अब हमें z की वैल्यू चाहिए। x और y की हम चाहे 2 में रखें या 3 में, हमें वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। आप बोलो किस में रखूं? चलो 2 में रख देते हैं। मैं 2 में रख रहा हूँ, आप 3 में चेक करना। देखो यार, कैलकुलेशन करना नहीं तो एग्जाम में नहीं होंगे। पुट x एंड y इन इक्वेशन 2। एक बार ये सब अच्छे से आप कर लोगे ना, एग्जाम में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो चलो 3x की वैल्यू कितनी है, -1/2 प्लस 2y की वैल्यू है 1/2 प्लस z इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, है कि नहीं? अब ये देखो -3/2 प्लस 1 इक्वल प्लस z, एक मिनट, प्लस जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा कितना, -1/2, -1/2 प्लस जेड बराबर 0। अब ये माइनस है, उधर जाएगा, क्या होगा, जेड की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब देखो हमारा यही टारगेट था, अननोन को निकालना, एक्स वाई जेड। हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है। अब न्यू डायमेंशन हम एम का पुट कर देते हैं। एम इक्वल टू हमारा क्या हमने माना था, क्या माना था हमने, जी, जी के पावर कितना था, एक्स। एक्स की वैल्यू आई है -1/2। अगला क्या था हमारा, एच। एच के पावर हमने क्या माना था, वाई, इसकी वैल्यू आई है 1/2। अगला था प्रकाश की चाल, सी। सी के पावर क्या था, जेड, इसकी वैल्यू आई है 1/2। देखो कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो जब भी आपसे कुछ भी पूछे, आपको जो अननोन दिया रहे को उठा के रखिए, वैल्यू को सॉल्व कीजिए, 2-3 इक्वेशन बनेंगे। इससे हार्ड क्वेश्चन इस टाइप में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। मेरा ये क्वेश्चन कराने का यही मोटो था कि नेक्स्ट टाइम अगर इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आए, आप आसानी से कर सको। देखो यार, इतना लंबा क्वेश्चन बनाने में नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आप विद इन 2 मिनट के अंदर पूरा सॉल्व कर लोगे। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करना, एक बार फिर से देखना, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, हमने पिछले दोनों सेशन में इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, और इससे अभी इसका कॉन्सेप्ट पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया हूँ। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ। देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो ये कह क्या रहा है, अ फिजिकल क्वांटिटी जेड डिपेंड्स ऑन 4 ऑब्जर्वेबल। हमारी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जेड है जो ए बी सी डी पे डिपेंड कर रही है, और इनका एक रिलेशंस दिया हुआ है, और ए बी सी डी को मेजर करने में कितना परसेंटेज एरर हो रहा है उसकी वैल्यू दी हुई है। आपसे पूछ रहा है कि जेड को मेजर करने में कितना परसेंटेज एरर हो गए, तो यार एकदम इजी है। अगर ये सब नहीं सॉल्व हो रहे, मतलब सीरियस इशू है, आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इस पे मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। चलो पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं।
हमें क्या-क्या दिया हुआ है? हमारी एक क्वांटिटी है जेड, है ना? चलो पहले हम जेड को लिखते हैं, जेड हमारा डिपेंड किस पे कर रहा है? तो जेड हमारा डिपेंड कर रहा है, किस पे कर रहा है? ए स्क्वायर बी के पावर 3, ए स्क्वायर बी के पावर 2/3 डिवाइडेड बाय सी। सी अंडर रूट में है ना, तो इसको भी हम पावर में लिख देते हैं, 1/2 इंटू डी क्यूब। मैंने आपको बोला था जब भी परसेंटेज एरर या केवल एरर पूछे डेल्टा जेड बाई जेड, तो जो आपके राइट साइड में पावर को बगल में लाके और उनके एरर लिख देने हैं। तो आपको देखो ए बी सी डी को मेजर करने में ये सब दिया हुआ है, कितना एरर हो रहे हैं। चलो जो जो डेटा दिया हुआ है लिखूं कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा? चलो लिखिए देता हूँ। डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ए को मेजर करने में हमारा कितना एरर हो रहा है? देखो परसेंटेज एरर हमारा है 2%। देखो डेटा को मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना, ताकि आपको भी समझ में आएगी है परसेंटेज एरर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने लगेंगे आया कैसे, इसलिए 1 मिनट लगेगा, मैं लिख ही देता हूँ। डेटा सी बाई सी इंटू 100, इसकी भी वैल्यू देखो सब दिया हुआ है, केवल हमें पुट द फार्मूला गेट द टाइप आंसर है। 3 के 4 नंबर हैं, कुछ करना ही नहीं है इसमें। 4% एंड 2.5%, 4% एंड है 2.5%। अब इसका आपको परसेंटेज एरर लिखना है, कुछ नहीं करना है यार, ये तो कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं डेल्टा जेड बाई जेड। परसेंटेज में पूछा है तो हम क्या कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आते हैं राइट हैंड साइड। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, जो पावर है उसको बगल में लाओ और इधर एरर के फॉर्म में लिख दो। 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए, 100 को हम लास्ट में करेंगे सबका एक साथ इधर पे, ठीक। यहाँ पे चारों क्वांटिटी हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगला टर्म हमारा क्या है? बी के पावर 2/3, तो बी जो 2/3 हो यहाँ पे आ जाएगा इंटू डेल्टा बी बाई बी। इसी तरह सी, सी पे देखो क्या है, पावर 1/2, तो ये आएगा 1/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी। अगला टर्म हमारा क्या बचा है? डी। डी की पावर कितना है? 3, 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी। कोई भी इक्वेशन रहे, जो भी ऊपर फार्मूला आए, आप मार्ड वार्ड कुछ मत लगाना, गलतियां हमेशा ऐड होती हैं। देखो जनरल आर्ट में आप जितनी गलतियां करोगे लोग उसको ऐड करके बताते हैं, वो सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होती। तो ऐसे ही मेजरमेंट में भी है, चाहे ऊपर रहे या नीचे रहे, वो गलती आपकी ऐड होती जाएगी। चाहे फार्मूला में प्लस रहे या माइनस रहे, उसमें कंफ्यूज मत होना। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा ए बाई ए कितना दिया हुआ है? 2 है कि नहीं परसेंटेज में, प्लस 2/3 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 कितना दिया हुआ है? 1.5%, प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी 4% प्लस 3 इंटू हमारा कितना है? 2.5। ये सारी वैल्यू 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा किस में है? परसेंटेज में। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 प्लस ये देखो 1.5 2 जा 2 और 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा 1, 2 2 जा 4, ये आएगा 2 प्लस इधर कितना आएगा? 3 दूना 6, 7.5, और इसको हम काटेंगे तो कितना है हमारा निकल के आएगा? 1 मिनट, ये 3 है ना यहाँ पे, 3/2। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल के आएगा 7.5 और ये आएगा हमारा परसेंटेज में। जब इसको हम ऐड करेंगे, देखो कुछ था कुछ नहीं, बस ये जस्ट चेक करना चाहता था कि क्या एक कॉन्सेप्ट आपको पता है? 4 1 5 2 7 7 14.5%। आपको ये आता है कि नहीं? जिसको ये पता होगा, 4 नंबर एकदम आसानी से, कुछ करना नहीं था, तुरंत टिक करते हैं, यहीं जगह पे हो जाती है। ये तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए परसेंटेज एरर को लिखते कैसे हैं, अगर नेक्स्ट टाइम हमको पूछा जाए तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसलिए आपको एक-एक चीजें डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छा आ रहा लग रहा है कि नहीं? देखो कॉन्सेप्ट आप सीखिए, यही कॉन्सेप्ट आप देखना हम पिछले 2 सेशन से डिस्कस कर रहे हैं, और कंटिन्यू आप पीवाईक्यू देखोगे ना, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं। इसलिए मैं जो कॉन्सेप्ट बार-बार नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो डेटा चेंज हो रहे हैं। तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपने ट्राई किया और आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं हुआ, मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। तो खैर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर ये सब नहीं हो रहे हैं ना, तो सच में आप कॉन्सेप्ट को, मैंने इतने क्वेश्चन कराए, अगर जिसने थ्योरी नहीं भी रीड की होगी उससे क्वेश्चन अब बनने लगे होंगे। देखो ये कह क्या रहा है, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये केवल क्वेश्चन में एक घुमाया है, कुछ नहीं बोला है। क्या बोल रहा है? सोलर कांस्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एकदम आराम से प्यार से लिखिए।
जरा सा भी जल्दबाजी मत कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा जैसा जैसा बोल रहा है। सोलर कांस्टेंट क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। हाँ, एनर्जी को किससे लिखते हैं, ई से। कौन इसको रिसीव करा है, पर यूनिट एरिया। जब भी पर यूनिट की बात आए मतलब वो नीचे आता है पर यूनिट एरिया। और क्या बोल रहा है, पर यूनिट टाइम। टाइम को हम किससे लिखते हैं, टी से। आपको बस पूछ रहा है कि सोलर कांस्टेंट की डायमेंशंस क्या होगी। बोले कोई क्वेश्चन है 2020 में जेईई मेन ने 4 नंबर का पूछा था, कुछ नहीं, एनर्जी का डायमेंशन रखिए, एरिया का रखिए, टाइम का, और उसको अरेंज कर दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलो एनर्जी का हम डायमेंशंस लिखते हैं। एनर्जी हमारा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और एरिया, एरिया हमारी लेंथ मेजर करते हैं, एल स्क्वायर, और ये है हमारा टाइम टी। बस इसको जब हम अरेंज करेंगे, देखो एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और टी की पावर -1, और ये -2 पहले से, तो ये हमारा क्या बनेगा डायमेंशन, जो हमारा सोलर का डायमेंशन आएगा एम के पावर 1। एल की पावर देखो, एक अगर ऊपर जाता है तो क्या होता है, चीजें घट जाती है ना। देखो यार, एक कॉन्सेप्ट आपको याद है कि नहीं, अगर हमारा कोई x के पावर a और हमारा x के पावर b है, तो हम x के पावर a जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है कि नहीं। क्लास 7 की मैथ है, यहाँ पे उसी को यूज कर रहे हैं। तो 2 में से 2 गए, आ जाएगा 0, और t के पावर कितना है, -2 था, ऊपर जाएगा, ये प्लस था, नीचे ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, मत करना माइनस होती, जो यहाँ प्लस था तो ऊपर जाके माइनस हो, तो होगा -3। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, एम एल के पावर 0 टी की पावर -3, ऑप्शन बी। इतना इजी क्वेश्चन था, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आप इसको एकदम आराम से कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ये वर्डिंग को समझना कि वर्ड को कैसे घुमा रहा है, एक बार उसको आप समझना सीख लीजिए, और एक चीजें कैसे डेवलप होगी, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। तो अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट डालिए। अभी जो आपका विंटर में एग्जाम होने वाले हैं, 2 महीने का टाइम है, आप 80% क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, 20% ही थ्योरी पे टाइम दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो थ्योरी अपने आप रिवाइज हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। इस गेज पे हमने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसको मत गलती करना, आराम से देखिए, हो जाएगा। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो यार, स्क्रू गेज के बारे में हमने एक सेपरेट लेक्चर दिया था जब कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, इस पे जब हमने 2 क्वेश्चन करा चुके हैं ऑलरेडी दोनों सेशन में। वहाँ पे भी एकदम डिटेल में स्क्रू गेज बना के क्या पिच होता है, क्या मेन स्केल, क्या सर्कुलर स्केल, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ हूँ। आज डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं। देखो कह क्या रहा है, आपने देखा ना, जिन्होंने 2020 में किया होगा वो, हमने 2 सेशन देखा, वो क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो ही रहा है। तो आप देखो खुद समझ में आ रहा होगा आपको कि जो कॉन्सेप्ट है वही रिपीट हो रहा है, बस पूछने का तरीका बदल रहा है। कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्वेश्चन अपने आप लगेंगे। क्या बोल रहा है, इफ द स्क्रू ऑन अ स्क्रू गेज इज गिवन 6 रोटेशन, इट मूव्स 3 mm on the main scale. If there are 50 division on the circular scale, the least count of the screw gauge। ये तो यार एकदम इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। बस स्टूडेंट लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कह क्या रहा है। तो कुछ नहीं, हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहले लिखते हैं, ये 6 रोटेशन देने पे, अब देखो यार, अगर हमसे लिस्ट काउंट पूछ रहा है तो हमें क्या चाहिए, अगर हमसे लिस्ट काउंट पूछ रहा है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, देखो क्वेश्चन कैसे हम अप्रोच करते हैं वो बताना। हमें चाहिए पिच, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन किस पे, सर्कुलर स्केल पे हमारे कितना डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल को सी एस से लिख देते हैं। देखो सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है, 50, ये तो हमको दिया हुआ है। इसी तरह हमें पिच पता चल जाता तो हमारा काम आसान हो जाता। अब पिच इसने देखिए, देखो इनडायरेक्टली दिया है। पिच हमारा क्या होता है, आपको पता है ना, पिच हमारा वो होता है कि जब हम उसको एक रोटेशन देंगे, देखो पूरा मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिर से सिखा रहा हूँ, अगर कभी ऐसा है, एक रोटेशन देने पे वो कितना मूव हो रहा है, व्हाट मूवमेंट, एक रोटेशन देने पे, एक कंप्लीट रोटेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो आधी वर्डिंग है, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, पिच हमारा वो होता है कि अगर हम उसको एक कंप्लीट रोटेशन देंगे, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन देने पे वो हमारा कितना मूव करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच। एक मिनट, पेन फंस रही है। वन कम वन कंप्लीट रोटेशन देने पे हमारा स्केल कितना मूव करेगा, एक कंप्लीट रोटेशन पे व्हाट मूवमेंट होगी, तो हम क्या बोलते हैं,
पिच बोलते हैं। देखो रट्टा मत मारिए, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और इसको ये प्रोसेस को कि एक दूसरे से डेटा हम कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे 6 रोटेशन देने पे ये क्या है, 6 कंप्लीट, कभी हाफ देगा तो उसको भी ऐड कर देना। 6 कंप्लीट रोटेशन देने पे कितना मूव हो रहा है, कितना मूव हो रहा है, 3 mm हो रहा है। और हमारा पिच क्या होता है कि एक रोटेशन देने पे, तो हमें एक रोटेशन की वैल्यू चाहिए, एक कंप्लीट रोटेशन की, मैं केवल रोटेशन लिख रहा हूँ, ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन है। 3/6 mm जो मूव करेगा यही इसका क्या होगा, पिच होगा। 3/6 को जब हम डिवाइड करेंगे आएगा 0.5 mm। जैसे ही हमारा आया एक रोटेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, पिच। ये निकल के आया कि नहीं। जब भी इस क्वेश्चन को देने का इसका केवल एक ही मतलब था एग्जामिनर का कि क्या आपको पिच का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, पिच कैसे निकालते हैं। अभी आप एकदम डिटेल में हमने आज सारी चीजें सीखी हुई है, आप कुछ भी पूछो हम तो आसानी से कर देंगे। चलो लिस्ट काउंट इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, पिच। पिच हमारा कितना है, 0.5 mm। और सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन बने हैं, सर्कुलर स्केल पे हमारे कितने बने हुए हैं डिवीजन, 50 डिवीजन बने हुए। चलो डिवाइडेड बाय 50, सर्कुलर स्केल पे यही है ना 50। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 0.01 mm। ये आया हमारा आंसर। देखो 0.01 mm कहीं है, नहीं है। ये 0.01 सेंटीमीटर है। देखो गलती मत करना, नहीं तो इतनी मेहनत करने पे सारी चीजें आपकी चली जाएंगी। एग्जामिनर इसीलिए ऐसा देता है कि आपको जो गलत ऑप्शन हो वो जरूर दिखेगा, इसलिए वो देने से पहले एक बार देख लेना, ठीक। ये mm में आया है, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 mm में हमारा कितना होता है, 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो लिस्ट काउंट है वो हमारा निकल के आएगा 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी, यही है ना, 0.001। कहाँ गया, 0.001, ऑप्शन डी। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। जल्दबाजी में गलती मत करना, यूनिट में बहुत सारे स्टूडेंट का सोचो सारा कॉन्सेप्ट पता है सब कुछ, बस एक छोटी सी गलती आपके +4 की जगह -1 दे के जाएगी। आंसर टिक करने से पहले 1 सेकंड लगेगा, देख लेना कि किसमें वैल्यू पूछी गई है और किसमें डेटा दिया हुआ है। यूनिट का विशेष ध्यान रखना क्योंकि इसमें स्टूडेंट लोगों की बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप एकदम आसानी से कर देंगे, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चन आया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। देखो यार ये कह क्या रहा है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर। ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक। इसकी जो एरिया दी हुई है कितना है, 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बोल रहा है कि इसी तरीके के 7 और स्क्वायर लेने के, ठीक है, द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर टेकिंग इनटू अकाउंट। 7 को लेके एक सिंगल स्क्वायर बनाना है। जो आंसर देना है वो सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, ध्यान रखना गलती यहीं पे होती है, ठीक है। और जो आंसर आपका है वो यहाँ पे दिखता है, इसलिए आंसर देते समय जब भी सिग्निफिकेंट फिगर हो, यूनिट डायमेंशन क्वेश्चन आए, आप ध्यान से देखना कि पूछ क्या रहा है। अब यार देखो अगर एक का इतना है तो 7 स्क्वायर का हमारा कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर का एरिया जो एक का है उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 इंटू 5.29, यूनिट क्या है हमारी, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा 7 का एरिया। देखो यहाँ पे दिख रहा है, इतने लोग क्या करेंगे ना, जैसे ये दिखा सी टिक कर देंगे और +4 की जगह -1 देके जाएगा, इसलिए जो क्वेश्चन वहां है वो दिखेगा। देखो सी और डी सिग्निफिकेंट का ही कमाल है, 0.3 यहाँ लास्ट में 0 लगाया है, ऊपर 0 है, सब एक जैसे दिख रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर, एक बार जाके देख लेना। अगर नहीं भी देखे हो तो मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता ही हूँ, यहाँ से भी आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो यार जब भी आंसर सिग्निफिकेंट में देना हो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उन सब में जो लीस्ट काउंट का सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी लिस्ट सिग्निफिकेंट हो, उसी को हम लेते हैं। नोट करके लिख लो, जो क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया हुआ है उन डेटा में
इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फाइनल आंसर हमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करके देने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो हमारा 5.29 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? जो हमारा है यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5.29 में हमारे कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जो हमें फाइनल आंसर देना है वो हमें कितने में देना है? 3 डिजिट में ही देना है। तो यहाँ पे जब 37.03 इसको देखो राउंड आउट करने पे इतना आया है, ठीक है? जब इसको हम 3 डिजिट तक राउंड आउट करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 37.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए। देखो बी मत कर देना कि 0.0 के बाद उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में ये सब काउंट होते हैं, ठीक है? यहाँ तक देखे आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, इसमें एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं कंफ्यूज होने का, डेटा देखने का, इस डेटा का सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, फाइनल आंसर दे देने का, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के क्वेश्चन ये सही होंगे। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं और देखिए कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो ये कह क्या रहा है, अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट 0.5% लॉन्गर, द परसेंटेज चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज। देखो यार ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप तो पहले बताओ रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारा होता है रो एल बाई ए। रो हमारी क्या होती है? रेजिस्टिविटी। एल क्या होती है? लेंथ। और ए क्या होता है? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा वॉल्यूम है उसको हमें क्या रखना है? कांस्टेंट। जो लेंथ में चेंज आ रही है स्ट्रेच करने पे, इसका क्या मतलब है यहाँ पे हम समझाते हैं आपको आराम से। ये हमारा एक वायर था, ठीक, इसकी लेंथ थी एल। अभी इसको हमने स्ट्रेच किया, देखो इस पे हमने स्ट्रेच किया। आप फोर्स टेम्परेचर कुछ भी लगाओगे, जो स्ट्रेच हो रहा है उसको अलग कलर से दिखाएं, नहीं चलो इसी से रखते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये था एल, ठीक। यहाँ से जब इसको हमने स्ट्रेच किया, मान लेते हैं यहाँ तक स्ट्रेच हो गया, जो ए स्ट्रेच पोर्शन हुआ है, ए हुआ है हमारा डेल्टा एल। तो आपको इन दोनों का मिला के जो परसेंटेज एरर दिया है स्ट्रेच करने में, वो हमारा कितना आया है? कितना, कैसे एरर लिखते हैं? डेल्टा एल बाई एल परसेंटेज में दिया हुआ है इंटू 100। ये आया है हमारा कितना? 0.5%। तो ये समझ में आया कि नहीं डेटा कैसे दिया हुआ? क्योंकि अगर डेटा आप नहीं लिखना समझ पाएंगे हो क्या रहा है, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। रट्टा मत मारिए। देखो क्या बोल रहा है, वायर को इसने स्ट्रेच किया, कुछ नहीं, हमारा जो वायर था हमने कुछ सर्टेन लेंथ थी वो स्ट्रेच कर दिया डेल्टा एल। तो हमारा इसका कितना एरर आया? 0.5%। यार यहाँ ये क्या आ गई? ये हमारा एरिया और हमको वॉल्यूम कांस्टेंट रखने को बोल रहा है। कोई बात नहीं, अगर हमें ये बोल रहा है तो हमें पहले इस फार्मूले को वॉल्यूम के टर्म में लाना होगा। तो बोलो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ होता है कि नहीं? तो यहाँ पे हम देखो एल को तो रिप्लेस नहीं करना है, एरिया को हम रिप्लेस कर देते हैं। एरिया इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? वी बाई एल की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, तो हमारा आर इक्वल टू रो, यही आएगा ना, रो एल, यही आएगा कि नहीं? बोलो अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, एरिया वी बाई एल है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू जो हम यहाँ पे रखेंगे रो एल स्क्वायर बाई वी। अगर कभी वॉल्यूम के टर्म में रजिस्टिविटी पूछे, देखो फार्मूला एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, रट्टा मत मारना, फंडामेंटल याद रहेगा, आप इसको आसानी से निकाल लोगे। तो कितना इजीली हमने कर दिया कि हमारा क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम, वॉल्यूम है हमारा कांस्टेंट। और जो हमारी रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी भी क्या होती है मटेरियल की? अगर मटेरियल सेम, वो भी अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो भी हमारा क्या होता है? कांस्टेंट। तो जो हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है वो किस पे? लेंथ के चेंजेस पे। और अगर मैंने आपको सिखाया था कि अगर लेंथ का हमें लिखना रहे डेल्टा आर बाई आर, कैसे लिखते थे? अगर परसेंटेज में लिखना है इंटू 100। इधर हमारा क्या आएगा? लेंथ की पावर कितनी है? 2,
पावर को बगल में ला दो, इंटू उसमें जो चेंजेज हो रहे हैं डिवाइडेड बाई ओरिजिनल इंटू 100। देखो इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई है, जितना मैं ब्रैकेट मार रहा हूँ। डेटा एल बाई एल इंटू 100 कितना दिया हुआ है, तो 2 इंटू 0.5%। जब इसको हम सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 1%। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी। तो जो समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ था, बस एक छोटा सा यहाँ कॉन्सेप्ट यूज किया था और ये ओलुम को कन्वर्ट करके इसमें करने के लिए बोला था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। देखो आपने देखा हमने कितने 8 8 16 और 7 23 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। 2000 कहाँ तक हम आ गए हैं, 2019 तक। और आपने देखा कि 5 साल के डिस्कस हो गए, मैक्सिमम यही कॉन्सेप्ट 89% रिपीट हो रहे हैं। तो आप इस सब कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से सीखिए, डिटेल में पूरी अच्छे से समझिए। इस पे 10-10, 15-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए तो आपसे गलती ना हो। चलो ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सही से सॉल्व करेंगे। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ। देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। अभी इसी टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए पिच निकालने के लिए, कुछ उसी से मिलता-जुलता और जो हमने पिछले सेशन में किए थे, उसी पे क्वेश्चन पूछा है। देखो 2019 में स्क्रू गेज, 2020 में स्क्रू गेज, 23 में था, 22 में भी था, 21 में भी था, 24 में भी था। ऐसा कोई साल नहीं जिसपे स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों टॉपिक को तो अच्छे से करके जाना, चाहे आप जेई की कर रहे हो या नीट की, आपको नंबर दिलाएगा। चलो इसको हम रेड करते हैं और सॉल्व करते हैं। इन अ स्क्रू गेज 5 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द स्क्रू causes it to move a linear distance of 0.2 सेंटीमीटर। क्या इनडायरेक्टली हमको दे दिया, पिच दे दिया। अभी हमने पिछले सेशन में दिया देखा था। There are 100 circular scale division. The thickness of a wire measured by this screw gauge is reading 4 main scale division and 30 circular scale division. Assuming negligible zero error, कुछ भी zero error नहीं है। The thickness of wire is, देखो यार ये सेम क्वेश्चन है, केवल पूछने के तरीके को बदला है। आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होना, वही सब निकालना। बस यहाँ आपको मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालनी है और सर्कुलर स्केल डिवीजन की वैल्यू। तो इसमें दो क्वेश्चन है। कभी कभी वो क्या होता है ना, एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है वो नहीं देता। पिछले सेशन में हमने इस पे क्वेश्चन किए हुए थे। कुछ टाइप के क्वेश्चन कैसे टैकल करने, इसमें आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम इसको क्या बोल रहा है, एक एक करके इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या चाहिए, कुछ भी दिया है। पहले हमें देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमसे जो डेटा पूछा गया है, जो हमें थिकनेस चाहिए। थिकनेस हमें ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, थिकनेस जो वायर की है वो बोल रहा है कि 4 मेन स्केल डिवीजन है प्लस 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन के बराबर है। तो अब हमारा टारगेट है किसी तरह मेन स्केल डिवीजन पता चल जाए, किसी तरह सर्कुलर स्केल डिवीजन पता चल जाए। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको निकालने के लिए यार मेन स्केल डिवीजन कैसे निकालें, अगर किसी तरह हमें पता चल जाए कि एक रोटेशन देने पे वो घूमा कितना है। कि देखो स्केल पे ऐसे डिवीजन बने रहते हैं ना, ये पूरा ऐसे ऐसे, अगर इसको हम एक रोटेशन देते हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट होता है, जो यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगा वही उसके किसके बराबर होता है, मेन स्केल डिवीजन के होता है कि नहीं। और इसी को हम एक रोटेशन देने पे जो मूवमेंट होता है मेन स्केल पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, पिच। तो चलो हम पहले देखते हैं हमको दिया क्या है। क्या बोल रहा है कि 5 कंप्लीट रोटेशन अगर हम इसको दे रहे हैं, 5 कंप्लीट रोटेशन देने पे कितना मूव कर रहा है, 5 कंप्लीट रोटेशन देने पे ए हमारा 0.25 सेंटीमीटर मूव कर रहा है। तो अगर हम इसको एक कंप्लीट रोटेशन देंगे, एक कंप्लीट रोटेशन, अगर कभी हाफ 1 है, 5 एंड हाफ दिया रहे तो उसको यहाँ पे लिख देना 5 इंटू 1.5 करके। 5 का एक कंप्लीट रोटेशन देने पे कितना सेंटीमीटर जाएगा, तो ये जो हमारा जाएगा 0.25 है कि नहीं, 0.25 डिवाइडेड बाई 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 0.05 सेंटीमीटर। और हमारा पिच क्या होता है, एक रोटेशन देने को कितना मूव करेगा वही होता है कि नहीं। और वही हमारा किसके बराबर है, ये है हमारा एक मेन स्केल डिवीजन के बराबर। एक मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू हमारा आ गया है 0.05 सेंटीमीटर। यही होता है जब इसको हम एक बार देखो ऐसे स्क्रू गेज रहता है, जब हम इसको रोटेट करेंगे जितना एक रोटेशन में आगे जाएगा वही मेन स्केल डिवीजन आ गया है।
अब सर्कुलर स्क्वायर डिवीजन हम कैसे निकालेंगे? चलो सर्कुलर स्क्वायर डिवीजन निकाल लेते हैं। तो जो हमारा 1 सर्कुलर स्क्वायर डिवीजन आएगा, वो हमारा देखो मेन स्केल होता है और इस पे ऐसे सर्कुलर स्क्वायर डिवीजन बने रहते हैं। तो जो हमारा 1 मेन स्केल पे डिवीजन कितना है? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन है कि नहीं? ये जो हमें दिया हुआ है 100 सर्कुलर स्क्वायर डिवीजन, तो ये हमारा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल है कि नहीं? सर्कुलर स्केल, इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन हमारा कितना निकल के आएगा? 0.05 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे कितने हैं? 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो 10 की पावर -2 और हम 5 को भी इधर लेके जाते हैं डेसिमल को। इधर ले आएंगे 5 इंटू 10 की पावर -2 और 100 ऊपर आएगा तो 5 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? देखो हमें मेन स्केल डिवीजन मिल गया, सर्कुलर स्केल डिवीजन मिल गया, हमें थिकनेस चाहिए। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। इस टाइप की क्वेश्चन जब भी पूछेगा आराम से ऐसे वैल्यू पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। थिकनेस इक्वल टू आएगा 4, मेन स्केल की वैल्यू आई है 0.05 प्लस 30, सर्कुलर स्केल की वैल्यू आई है 5 इंटू 10 की पावर -4। और ये सारी यूनिट हमारे किस में आई है? यूनिट का विशेष ध्यान रखना है सेंटीमीटर में। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.2150 सेंटीमीटर। जो हमारा वायर की थिकनेस आई है 0.2150 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी। जब भी नेक्स्ट टाइम इस टाइप की क्वेश्चन आए आप आसानी से कर लोगे कि नहीं? पिछले में पिच पूछा था, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कैसे निकालते हैं, इसलिए मैंने दोनों को अलग-अलग करके लिया। आपने देखा कि आज के सेशन में जो भी क्वेश्चन हमने किए, इनके सारे कॉन्सेप्ट हमने पिछले 2 सेशन में किए हुए थे। तो अगर आपने तीनों सेशन अटेंड किया है, देखो हमने 4-5 साल के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो मेन-मेन क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीट हो रहे हैं, तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि नेक्स्ट टाइम जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे। आप खुद ही सोचो ना यार, कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है, वो कहाँ से नया कॉन्सेप्ट पैदा करेगा? कुछ नहीं करेगा, बस इसी को पूछने के तरीके को चेंज करेगा। आप अच्छे से पीवाईक्यू 3 से 4 बार लगाइए। नहीं समझ में आता, मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाए वो कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जितना मैंने आपको सिखाया है, एग्जाम में आपका उससे बाहर एक भी नहीं आएगा, चाहे आपका नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे आपका कोई भी बोर्ड एग्जाम हो। तो आप अगर मेरे चैनल से फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, आप अच्छे से पूरा लेक्चर अटेंड कीजिए, डेफिनेटली आपकी एक अच्छी रैंक आएगी। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। फीडबैक देके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और यार इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट ना हो जो फाइनेंशियल कंडीशन में अच्छी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकता और उसको अच्छी एजुकेशन ना मिले। मेरा यहाँ पे आपको सिखाने का यही मोटो है कि हर स्टूडेंट को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। थैंक यू।